हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हे यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि अभी सभी लोगों के लगभग सभी लोगों के घर में व्यस्तता बहुत ज़्यादा होगा। और उम्मीद है पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा आप लोगों का भी। साथ साथ में जो एस्पिरेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उनकी पढ़ाई थोड़ी सी लूज चल रही होगी, लेकिन चल रही होगी। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं इतने दिनों के बाद मैं दिख रही हूँ और ऐसा क्यों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि मेरा असाइनमेंट पेपर सबमिट करने का डेट है 30 सितंबर को। तो आज है 30 सितंबर और आज अष्टमी भी है। ठीक है, तो अष्टमी के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है और हर जगह होगी, क्योंकि देवी माँ जो है, देवी माँ का जो पट खुलता है तो कितने लोग आज डाला भरते हैं। और डाला या खोशा जिसको जो बन पाता है वो भरते हैं, तो वो अष्टमी के ही दिन भरते हैं। इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और मैं कहाँ थी, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला था कि असाइनमेंट सबमिट करूँगी, तो असाइनमेंट तो बनाना भी पड़ेगा ना। तो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ कि मुझे इतना मेरे फिंगर्स में इतना पेन होने लगा था ना कि कंटिन्यू, मतलब इतने सारे पूरे करने थे ना। और 30 सितंबर तक मुझे सबमिट भी करना था, 30 सितंबर तक। तो देखिए, मैंने कंप्लीट तो कर लिया है, बट इसे जमा नहीं कर पाए क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इसलिए आज मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि आज रहने देते हैं। फिर डेट देखते हैं। डेट मैंने सर से बात की है, जो सर सबमिट लेते हैं। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप 30 सितंबर तक में अगर जमा नहीं कर पाते हैं तो इस डेट को ना एक्सटेंड भी किया जाएगा, क्योंकि हर साल जो है ये एक्सटेंडेड होती है। तो ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो आप बाद में भी आकर के कर लीजिएगा। तो ये भी सही है। तो मैंने देखो, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, एक ये हो गया। और मैंने अभी तक में 7 पेपर्स टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। और 8 पेपर जो है इसलिए नहीं कर पाई, 8 पेपर में 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ये देखो, 3 हो गए, इसमें 2 को अंदर इन किया है, इसमें 2 है। ये भी कंप्लीट कर लिया और ये भी कंप्लीट कर लिया। तो मैंने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। जो लास्ट असाइनमेंट है उसके 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा हाइलाइटर से हाईलाइट करना है और बस यही है। और फाइल लगाना है, और मैंने सारे फाइल्स भी परचेज कर लिए हैं। फाइल्स के बाद सिर्फ वो हाइलाइटर से हाईलाइट करूँगी पॉइंट्स को, फिर ये मेरा टोटल रेडी हो जाएगा। और उसके बाद एक और बात, ये सब जब मेरा रेडी हो गया है तो अब मैं सोचती हूँ कि असाइनमेंट से तो मैंने असाइनमेंट तो मेरा टोटली कंप्लीट हो गया है, तो असाइनमेंट का तो चक्कर ख़त्म हो गया। अब क्या है कि अब मैं अपना रूटीन जो है प्रॉपर वे में अब अपना स्टडी दूंगी, सिर्फ जनरल स्टडीज़ को। और पीजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो दिसंबर में होने वाला है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम के लिए भी मैं 1 आवर बहुत हो जाएगा, 1 आवर मैं अपने पीजी को दूंगी, क्योंकि मैंने पीजी का कुछ कुछ पढ़ा भी है। तो 1 आवर मैं अपने पीजी को दूंगी। और जीएस के लिए देखते हैं कितना टाइम दे पाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल खुल जाएगी 6 से 6 अक्टूबर से खुल जाएगी। तो जब तक नहीं खुलेगी तब तक तो प्रॉपर टाइम मिलेगा, और जब खुल जाएगी तो फिर थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कि बच्चे फिर स्कूल जाएंगे तो बच्चे को भी उनका खाना पीना खिलाना, फिर सुलाना, फिर होमवर्क करवाना ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है ना कि 1 से 2 घंटे चले जाते हैं और समय का पता भी नहीं चलता है। तो फिर देखते हैं। आज तो आज तो नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि ये जो मैं असाइनमेंट क्लियर कर रही थी, असाइनमेंट जब बना रही थी तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। और ऑलमोस्ट मैंने जितना सोचा था कि 30 सितंबर से पहले मुझे कंप्लीट करना है, तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। तो एक सेटिस्फेक्शन भी आता है कि हाँ, जो सोचा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है।
अब देखते हैं डेट एक्सटेंड होती है या नहीं होती है, लेकिन होना तो चाहिए क्योंकि मैंने जमा नहीं किया है ना, तो इसीलिए देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड होना चाहिए। अब आगे मैं और क्या बात करूं? अच्छा हाँ, तो दोस्तों आप लोगों की तो पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। अब तो TRE 4 को लेकर के तो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो पता नहीं देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों ने AEDO के भी बारे में सुना होगा कि इसका जो लास्ट डेट था 26 या 29, मोस्ट प्रोबेबल शायद 26 ही होगा। तो इसमें भी फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है, मतलब कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है ना। तो प्रिपरेशन करना तो इसके लिए बहुत ही मतलब कि क्या बोले, जी जान लगाने वाली बात हो जाती है। और आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन जो है अभी के डेट में जितना कंपटीशन टफ हुआ है ना, बच्चे भी उतने ही ज़्यादा टफ हैं। वो मतलब इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं कि मुझे जो चाहिए उसके लिए एकदम जी जान लगा करके वो मजबूती से वो काम करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे लोगों से मिली भी हूँ। कुछ तो ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए, बच्चों को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करते हुए भी वो अचीव की हैं। मैं उनसे भी मिली हूँ। और मुझे कभी कभी उन लोगों को देख करके ही ना ये मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है कि जब वो कर सकती हैं तो उनसे तो बहुत कम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ना। तो जिन लोगों के पास दायित्व होती है, बड़ा फैमिली होती है, बड़ा फैमिली है, बड़े फैमिली को मेंटेन करना है, खाना पीना बनाना है, फिर उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करनी है ना। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए भी जो लेडीज़ बन रही है, तो फिर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं उन हाउसवाइफ्स को बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप जब कभी भी सोचते हैं ना कुछ करने के लिए, तो उसके लिए प्रण लीजिए। उसे सोचिए कि हाँ, अगर मैंने सोचा है तो इसे करके देखते हैं ना। होना नहीं होना ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ की चीज़ है। अगर हम 100% अपना मेहनत देंगे, 100% अपनी प्रिपरेशन को देंगे, आप एक बार कदम उठाइए और कदम उठा करके तो देखिए। इसमें सचमुच मतलब पढ़ाई से इजी और कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि घर के काम मुझे ना बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं, उससे इजी मुझे पढ़ाई लगती है। क्योंकि क्या होती है ना कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है, जो चीज़ अगर आपको टफ भी लग रही है ना, उसे 4 से 5 बार पढ़िए, देखिए कि वो बहुत जल्दी आपके माइंड में आ जाएगा और फिर आपके माइंड से ये कभी निकलेगा नहीं। लेकिन खाना ऐसी चीज़ है, अगर आप खाना बनाना नहीं भी जानते हो, अगर आप जान भी गए हो, तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने नॉलेज गेन किया है, नॉलेज अगर आपके पास है, और पढ़ाई जो होती है ना वो कभी व्यर्थ नहीं होती है, नॉलेज भी कभी जाया नहीं जाती है। तो आपने अगर नॉलेज गेन किया है तो वो नॉलेज आपका कभी आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार और मैंने यही डिसीजन लिया, क्योंकि लंबा टाइम तो हो गया है, लेकिन पढ़ने में जो मज़ा आता है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। पढ़ाई में सचमुच में पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस ये होनी चाहिए कि उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और कंटिन्यूटी एक ऐसा चीज़ होता है ना दोस्तों, अगर कंटिन्यूटी टूट गई ना, चाहे ये कोई भी काम हो, चाहे आप कोई भी सेक्टर में आप किसी भी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो या फिर उस चीज़ को करना चाहते हो, अगर आप कंटिन्यूटी छोड़ दो तो फिर देखो कि अगले दिन आपको एकदम बोझिल सा लगेगा, फिर लगेगा कि जैसे ये काम मेरे लिए है ही नहीं, है ना। शायद आप सभी को ऐसा लगता होगा, या फिर बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे, पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ।
बस आप लोगों से बात करके ना मुझे भी अच्छा लगता है। और एक होती है ना कि कोई अगर आपके साथ हो जिससे अपनी मन की बात आप शेयर कर पाओ, तो आपका भी मन बड़ा हल्का लगता है। बस वही एक फीलिंग मेरे अंदर भी होती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि 10 जगह 10 लोगों से बातें करके ना, या उनके पर्सपेक्टिव्स को आप समझिए या आपके पर्सपेक्टिव्स को वो समझेंगे, आपकी बातें में कहाँ क्या कुछ गड़बड़ी होगा तो वो आपको समझाएंगे। तो हम जब भी छोटे या बड़े कुछ कोई भी हो, किसी से भी मिलते हैं ना, तो हमें सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो या बड़े से बड़े क्यों ना हो। तो हमेशा सीखने की जो जिज्ञासा है ना, उसे कभी कम नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सीखना ही जो है ना हमें मजबूत बनाता है। जब भी हम कोई चीज़ नया सीखते हैं ना, तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये चीज़ें तो हमें पता नहीं थी ना, चलो कोई नहीं, अब ये चीज़ मुझे आ गई है। और जब कोई भी चीज़ हम इंक्लूड करते हैं ना अपने अंदर कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी लेकिन ये मैं जान गई हूँ, तो लगता है जैसे हमारा एक बास्केट के अंदर ज्ञान की पोटली भरी जा रही है और भर गई है। भरने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई एम द बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट से ये मतलब नहीं है कि आप ईगोइस्टिक हो जाए, ठीक है। ईगो को मेंटेन नहीं करना है, यहाँ सिर्फ नॉलेज गेन करना है। और नॉलेज गेन करना ये भी मतलब नहीं है कि अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से प्रकांड विद्वान बन जाइए, वैसा भी नहीं करना है। आपको टू द पॉइंट जाना है, एक स्टैटिक वे में जाना है, और आपको वही चीज़ करना है, स्मार्टली करनी है। और स्मार्टली करने के बाद क्या होता है ना कि अगर आप स्मार्टली किसी काम को कर रहे हो, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें स्मार्टनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम जिस दौर में दौड़ रहे हैं वहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं दौड़ रहे हैं, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उस भीड़ से अलग होना है। और अलग होने के लिए हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। तो ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये काम मेरे लिए इजी नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जितनी सारी हाउसवाइफ भी देखती हूँ मैं कि उन लोगों को लगता है कि ये बहुत सारा बर्डन है, बहुत काम होते हैं घर के, और शरीर थक जाते हैं, फिर काम करने के बाद फिर नहीं हो पाता। ये मेरे साथ भी होता है। मुझे भी एक टाइम के लिए लगा था कि शायद अब मेरा करियर में द डॉट लग गया है, और वो एक छोटा सा डॉट अगर लग जाता है और उस चीज़ को लग जाता है, नहीं उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं यहीं पे द एंड है, बट द एंड वो नहीं होता है। द एंड हमारे माइंड में ये एक्सेप्शन होता है। जब हम एक्सेप्टेंस यहाँ से कर लेते हैं कि नहीं मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा द एंड है, ये मेरे कैरियर का द एंड है, तब वो होता है रियल द एंड। आप अपने माइंड से इस एक्सेप्टेंस को आप निकाल दीजिए कि मुझे जो भी करना है मुझे करना है। ये दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि वो लोग मुझे मेरी सपोर्ट करेंगे या फलाना है उससे मैं सपोर्ट ले लेती हूँ तो फिर हो सकता है कि मेरे काम इजी हो जाए, ठीक है। तो इजी वाला जो काम होता है ना, वो कभी ना कभी आपको धोखा ज़रूर दे देता है। तो कोशिश ये करना है कि मुझे इजी के पीछे नहीं भागना है, मुझे मेहनत करनी है, सब कुछ करना है। और लोग तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, तो लोगों के पीछे नहीं जाइए। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, और आप कहाँ जाना चाहते हो, बस उसको फॉलो करो। लोगों की बातों में नहीं आना है। अगर आप लोगों की बातों में आ गए तो फिर सोच लीजिए कि फिर आपने अपनी कहाँ सुनी। आपने अपनी इम्पोर्टेंस देनी है, आपको अपने आप को समझना है, आपको अपनी रिस्पेक्ट देनी है। एक बार आप अपना कॉन्फिडेंस जगाइए, अपनी रिस्पेक्ट को थोड़ा ऊपर लेके जाइए। दूसरों की रिस्पेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी रिस्पेक्ट करना। अब आपको लग रहा होगा कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करें।
एक हाउसवाइफ के लिए, जो एक हाउसवाइफ है, उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये बहुत मायने रखती है। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, कुछ भी करना चाहते हो, और एक ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एक क्या बोले, ये प्रॉफिटेबल पॉइंट होता है कि आप कभी भी अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, निगेटिव को तो खैर बहुत जल्दी कैच कर लेता है हमारा माइंड, बट अगर आप पॉजिटिव वे में कहीं भी आप अपने दिमाग को लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ से प्रिपेयर होना होगा, और आपको ये बोलना होगा, आपको अपने आप को जताना होगा कि यस आई कैन डू इट। तो फिर देखो चमत्कार, फिर वहीं से तो मैजिक शुरू हो जाती है। और आपको पता है, अगर ये मैजिक आपको देखना है ना, तो पहले आपको अपने आप को सम्मान देना होगा। यू हैव टू कीप योर ऑन रिस्पेक्ट। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, तो सच मानो दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अपनी स्टडी अगर आप करना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान दो। अपने आप को ये बताने की कोशिश करो कि यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट बोल सकते हो, कि ये आपकी अंतरात्मा वहाँ तक पहुँचनी चाहिए ये बात, और वो खुद बोले यस यू कैन डू इट, है ना। और लाइफ में तो भरे पड़े हैं। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये मत सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी। तो कोई बात नहीं, 2 साल 3 साल आप बच्चों को दे दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है एक मदर बनना, और एक मदर बन के अपने बच्चों को भी वो समय जो उनका बचपन होता है, वो भी बहुत ही पिक्युलर टाइम होता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि बच्चे से उसका बचपन भी लेना वो भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उसको आप टाइम नहीं दोगे, तो क्या वो बच्चे के अंदर एक प्रॉपर मोरल डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी ना। फैमिलियर एक्टिविटी डेवलप होगी? नहीं होगी ना। तो ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ का ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा कि नारी को क्यों देवी से जोड़ा गया है। और अभी तो दशहरा चल रही है ना, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा बातें कर रही हूँ, वो भी क्या, एक फीमेल के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए। मैं इन सभी के लिए इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसी शक्ति है ना, नारी शक्ति कहते हैं ना, शक्ति से जोड़ते हैं। तो शक्ति जो होती है, शक्ति से इसे क्यों जोड़ा जाता है? पुरुष को शक्ति से क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्योंकि नारी ऐसी चीज़ है, ऐसी है, नारी के साथ हर एक चीज़ की आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप एक माँ का जो बच्चे के प्रति होता है, उसके तरफ वो अलग लगाव होता है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पति के लिए जो हो, चाहे वो घर के लिए हो, एक बहू के प्रति हो, हर चीज़ है। अगर वो वर्किंग विमेन है तो वो अपने घर के सारे हाउस होल्ड चोकोर्स को करके ही जाती हैं। और ऐसा नहीं, अगर वो उन्होंने मेड भी लगाया है तो वो आकर के अपने बच्चों से ज़रूर एक बार अब बैठती है, सब कुछ सलाह मशवरा करती हैं, बच्चों को देखती हैं, बच्चों के बारे में सोचती हैं, घर के बारे में सोचती हैं। उनका वहीं पे काम ख़त्म नहीं हो जाता है कि वो ऑफिशियल वर्क कर रही हैं तो वहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं। वो ऑफिशियल वर्क के साथ साथ अपने घर के भी बारे में बहुत सोचते हैं। तो ये यहाँ जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है नारी की। नारी आज के डेट में देखिए बहुत कुछ कर सकती है। मेरा तो बस एक छोटा सा कहना है, और ये यही कहना है उन सभी हाउसवाइफ के लिए जो चाहती हैं कि कुछ बनना, एक लेवल जो हो जाता है ना, कि एक स्टेज आ जाता है, बच्चे बड़े हो गए हैं और अब हम कैसे करें, क्या होगा, आगे क्या होगा ये हमने नहीं देखा है, और हमने ये तय भी नहीं किया है कि आगे क्या होना है।
हमें तो बस आज जो हमें मिला है, आज की जो चीज़ें हमें मिली है, बस ये दिख रही हैं हमें, और यही चीज़ें हमें देखनी है, हमें परखनी है, और हमें सबसे ज़्यादा मजबूत आज ही बनाना है। और आज अगर मजबूत बन गया ना, तो वो जो कल है आने वाला, वो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, है ना। आप लोग कितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बातें तो और भी करने का मन है, बट ये है कि अब मेरे बच्चे अभी सोए हुए हैं, लाइट ज़्यादा देर जगेगी तो ये लोग जग जाएंगे। और अभी मैंने सोचा है कि इन सभी चीज़ों को हाईलाइट कर दूं और सारे असाइनमेंट को एक जगह फाइल में सबको पैक कर दूं और हाईलाइट करके फिर इन सभी को एक जगह रख दूंगी। तो ये फाइल है, इसी में मैं सारे जितने सारे असाइनमेंट है इस फाइल में सब रख दूँगी, फाइल में डाल के। तो ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और एक और ज़रूरी बात, अब जो मैं आपके साथ जो सेशन लाऊंगी बीपीएससी एईडीओ का, और एक्चुअली क्या है ना कि बीपीएससी का प्रिपरेशन तो करना है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे अपना बेसिक्स को सबसे पहले क्लियर करना होगा। और इन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है 5 से 6 महीने मुझे जाएंगे, 5 से 6 महीने मुझे देने पड़ेंगे। और ये जो 5 से 6 महीने होंगे, ये मैं कोशिश ये करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। और मेरा ये 5 to 6 मंथ का जो वीडियो होगा, ये मेरे बेसिक्स को मेंटेन करने के लिए, जहाँ मैं अपने जितने सारे सब्जेक्ट आते हैं जनरल कंपटीशन के अंदर, उन सभी सब्जेक्ट को मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी उससे कवर करूँगी। इन सब से कवर करने के बाद जो मैथ्स होगा मेरा, मैथ्स एक प्रॉपर वीडियो ले रही हूँ मैं देवप्रिय सर का और अमरजीत सर का। तो इन दोनों सर का मैं एक वीडियो ले रही हूँ और मैथ्स का, और उनको उनसे जितने सारे बन पा रहे हैं वो मैं नोट्स बनाते जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसी मंथ लिया है, तो सितंबर में मैंने लिया है, तो सितंबर में कुछ ही टॉपिक्स अभी कवर हो पाए हैं। तो देखते हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं मैथ्स एनसीईआरटी में कवर करूँगी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होंगे उन्हें भी कवर करूँगी। और इन सब को जब कवर कर लूँगी तब मेरा रिवीजन सेशन शुरू होगा। और देखती हूँ इन सब में करने में कितना टाइम जाता है, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर मैं 8 से 10 घंटे दूँगी तब जा कर के ये सब चीज़ बहुत जल्दी कवर कर पाऊँगी। लेकिन मेरे पास जितना ही समय है मैं उसी में करूँगी, लेकिन एक कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए करूँगी। अभी तो मुझे 5 से 6 दिन तो मैंने इधर कुछ पढ़ाई नहीं की है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आपने देखा ना, मैंने यही असाइनमेंट कंप्लीट करने में, देख रहे हैं ना कितने सारे पेजेज हैं। मेरे तो फिंगर्स के ना हालत ही ख़राब हो गए थे। एक काम करती थी, बैठ जाती थी करने के लिए, फिर पता चला कि बच्चे को ये चाहिए, कभी इधर का कोई काम छूटा हुआ है तो फटाफट वो काम करके फिर बैठ जाती थी। और इस चक्कर में मैंने जो नींद है वो भी प्रॉपर नहीं लिए हैं, क्योंकि ये था कि 30 सितंबर को मुझे सबमिट करना है, लेकिन सबमिट तो हुआ नहीं, है ना। तो फिर और क्या बताऊँ, बस यहीं पे आप बातें बंद करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा देर लाइट ऑन रहेगी तो फिर बच्चे जग जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा बस सबसे ज़्यादा मैं उन हाउसवाइफ को बोलना चाहूँगी कि देखो बहनों, अगर आप लोग चाहते हो आगे बढ़ना है, अगर ये ख्याल अगर दिमाग में कभी भी आ जाता है कि अब तो मतलब, नहीं तो दिमाग में होता है ना कि आपके दिमाग में ये आ गया कि नहीं बच्चे मेरे हो गए हैं, अब मैं कैसे करूँगी, अब नहीं कर पाऊँगी, तो कोई बात नहीं, जब बच्चे सो जाएंगे ना तब आप करो। क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी पढ़ाई तभी कर पाती हूँ जब मेरे बच्चे खेल रहे होते हैं या तो सो गए होते हैं। तो ये जो है डे और नाइट की, कोई होता है कि कंफर्टेबल होता है डे में कि मैं डे टाइम में पढ़ाई कर लूँ, और कोई कंफर्टेबल होता है नाइट्स में कि मैं नाइट में पढ़ाई कर लूँ। और मेरा कंफर्टेबल क्या है ना कि मैं किस टाइम में कंफर्टेबल, मैं किसी भी टाइम में कंफर्टेबल हो जाती हूँ, ठीक है।
चाहे साउंड हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, लेकिन मुझे अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं बैठ जाऊँगी, तो मैं उसे कवर कर लूँगी। ठीक है, मुझे जब मन करेगा ना, जब भी टाइम मिलेगा, मैं तभी बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। और बस यही आपको भी करना है। और देर आए दुरुस्त आए, जब भी आप सोचो, जब भी सोचो कि ये मुझे करना है, देन यू गो फॉर इट। तब आप इधर उधर की बातें मत सोचो कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि फ्यूचर हमने नहीं देखा है और हमें नहीं पता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो कछुआ था ना, वो स्लो मोशन में चलता था, आपने ये कहानी भी सुनी होगी। बट जो रैबिट था ना, वो सोचता था कि मैं तो तेज़ दौड़ता ही हूँ और तो मैं तो दौड़ ही जाऊँगा। और कछुए की सोच थी, मैं तो स्लो दौड़ता हूँ, तो चलो कोई नहीं, मैं धीरे धीरे चलता जाता हूँ, बस रुकना नहीं है। उसके दिमाग में ये था कि रुकना नहीं है, चलते जाना है। और रैबिट के ही तरह बहुत सारे लोग होते हैं कि शुरुआत में तो बहुत स्पीड से काम करेंगे, लेकिन वो जो स्पीड से जो काम करने का जो तरीका होता है ना, उसमें वो थक जाते हैं। थकने के बाद वो क्या सोचते हैं, अच्छा मैंने इतना तो कवर कर ही लिया है, अब चलो रेस्ट कर लेते हैं। तो वो जो रेस्टिंग वाली पोजीशन है ना, उस रेस्टिंग पोजीशन में बहुत सारे लोग ना दौड़ जाते हैं, जो कछुए के चाल में चल रहे होते हैं, है ना, स्लो मोशन में। तो बस मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट हैं, हाँ, जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बस इतना ध्यान रखो कि मुझे कुछ भी करना है, लेकिन कछुए के दिमाग से ही करना है। अगर आप स्लो मोशन में भी कर रहे हो ना, 2 घंटे 3 घंटे भी दे रहे हो ना, तो कंटिन्यूटी रखो। ज़रूर नहीं है कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, कल मैं 1 घंटा भी नहीं दे पाया और परसों तो कुछ पढ़ ही नहीं पाया। तो वैसा नहीं कि डे 1 से स्टार्ट किया एकदम स्पीड में, और डे 2 डे 3 डे 4 आते आते ख़त्म। तो वैसा काम ही नहीं करना है। तो स्लो मोशन में चलना है तो ठीक है, स्लो मोशन में चलिए, लेकिन कंटिन्यूटी बना के चलिए। पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, ओकेज़न भी है तो 1 घंटा या आधा घंटा। ये दिमाग जो है ना, इसको बुद्धू बनाना है कि देखो भाई, ये मैं डेली पढ़ रहा हूँ। अगर एक दिन आपको लग रहा है कि ओकेजन भी है, तो उस दिन थोड़ा सा बुक पलट के देख लीजिए ना। इसे बुद्धू बनाना है, उल्लू बनाना है, और इसे उल्लू बना करके यूज़ कर लेना है। माइंड को जब आप जो चीज़ दिखाएंगे, कहता है ना कि विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा माइंड जो है ना फोकस करती है, तो आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए ना। इसे वही चीज़ दिखाइए जो आप इसे करवाना चाहते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, और बातें करूँगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाऊँगी। अब मैं आपसे रोज़ मिलूँगी और अपनी स्टडी के साथ मिलूँगी, ठीक है। मैं SCRT NCERT और अपनी बेसिक्स को अभी सबसे पहले मैं क्लियर करूँगी, और ये देखते हैं कि कितना दिन लग जाता है मुझे करने में, कितने महीने लग जाते हैं मुझे करने में। और जब उतरी हूँ मैदान में तो करना तो है, और देखते हैं कि कब मिलती है। पहले मैं अपनी मेहनत को थोड़ा सा बूस्टअप और करूँगी, अपने रूटीन को थोड़ा सा मेंटेन करूँगी, कंटिन्यूटी लाऊँगी। और सोच तो यही रही हूँ कि सबसे पहले मैं SCRT को कवर करके, और NCERT मैथ्स में जहाँ तक मेरी बात है कि NCERT मैथ्स को मैं अभी टच नहीं करूँगी। NCERT मैथ्स को मैं तब टच करूँगी जब देवप्रिय सर जो है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने में हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने तो ये हो गए हैं, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ, तो मुझे लगता है कि नवंबर तक में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ये नवंबर तक में ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं NCERT मैथ्स को जो है वो कवर करूँगी। अभी मैं जो भी सर बताते हैं तो उसको मैं RS अग्रवाल मैथ्स से कंप्लीट करती हूँ। RS अग्रवाल है, और तो कुछ नहीं। और मैं ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ करती हूँ। ऑनलाइन सोर्सेज में जैसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो गए, और टेक्स्ट बुक जो है
उससे मैं कुछ क्वेश्चन उसी जैसे कोई टॉपिक हो गई, जैसे पॉलिनोमियल्स मैंने पढ़ा, तो पॉलिनोमियल्स से जितने सारे क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक्स में, तो उससे मैं लगा लेती हूँ। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं, तो 10-15 क्वेश्चंस जो है उतने टाइम दे करके मैं बना लेती हूँ। अगर मेरा टॉपिक ये ख़त्म हो गया तो मैंने उसको लेकर के बस बना लिया। तो उससे क्या होता है ना कि वो टॉपिक आपका उससे ज़्यादा कमांड बन जाता है उस टॉपिक पे, है ना। बस मैं पढ़ाई तो ऐसे ही कर रही हूँ, आगे देखती हूँ कि आप लोग बताइएगा कि मुझे कितना क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि मैं और कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। अभी तो फ़िलहाल बस इतना ही है, और मैं रोज़ मिलूँगी तो रोज़ मैं आपसे 5 मिनट 10 मिनट मैं बातें करूँगी। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और कल से मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। कल हो सकता है कल 1 अक्टूबर है, तो 1 सेकेंड तक दशहरा है, तो हो सकता है कि थोड़ा छोटा ही वीडियो आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और दशहरा को लेकर के बहुत लोग बिज़ी भी होंगे, तो हो सकता है मैं भी कहीं घूमने के लिए निकल जाऊँ, ठीक है। तब बच्चे हैं, बच्चे को साथ तो जाना ही पड़ेगा। और दशहरा के बाद देखती हूँ मैं अच्छे से मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ, और आप लोग मेरे वीडियोस में प्यार बनाए रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।